वेलकम बैक। इस वीडियो के साथ एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, मजा आता है सॉल्व करने में। और इस चैप्टर को करने से आपकी अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, जर्नल, लेजर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स जिन्हें हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह की होती हैं। तो बेसिकली फंडामेंटली अकाउंटिंग में एरर्स तीन तरह की होती हैं। पहली होती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी एरर्स ऑफ ओमिशन, तीसरी एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ ओमिशन की फर्दर सब कैटेगरीज हैं पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन। सबसे पहले लेट अस स्टडी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? When transactions are recorded in contravention to accounting principles, they are called errors of principle. Contravention to accounting principle का क्या मतलब है? अकाउंटिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, और अगर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम उन रूल्स को साइडलाइन करके, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हुए उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया बुक्स में, तो उसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इट इज नॉट अ सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं कि गलती से किसी अकाउंट में लिख दिया, बल्कि हमें पता ही नहीं है उसकी सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसीलिए उस अकाउंट में लिखा, गलत अकाउंट में लिखा, तो उसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग अलग चीजें होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है जो लंबे समय तक बिजनेस में यूज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हमें मिल जाता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर अर्निंग, जनरेटिंग रेवेन्यू और अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लें तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपली हम गलत काम कर रहे हैं। इसे एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालकर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल के इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाना चाहिए। इसे फिक्स्ड एसेट बना करके कुछ सालों तक, जब तक इसकी यूजफुल लाइफ है, डिप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर हमने वैसा नहीं किया तो ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेट्स सी एन एग्जांपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड एसेट बना के बुक्स में रखना चाहिए और जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है डिप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, इतना तो सिंपल है। तो अगर हम कोई लैंड खरीदते हैं जो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, लंबे समय तक बिजनेस में यूज होने वाली है, हम जब उस लैंड को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, अगर हमने लैंड के लिए जो प्राइस पे करी है वो तो इंक्लूड होगा ही, साथ में कुछ टैक्स लगा है तो वो भी इंक्लूड होगा, कुछ फीस लगी है, रजिस्ट्रेशन फीस लगी है, कुछ कमीशन पे किया है किसी ब्रोकर को, तो वो सब लैंड की कॉस्ट में ही आएगा। और उन सब को लैंड की कॉस्ट मान के हम फिक्स्ड एसेट क्रिएट करेंगे। और लैंड तो डेप्रिशिएट भी नहीं होती, तो इसे डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। अब किसी अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, लैंड खरीदते टाइम कमीशन पे हुआ। तो नॉर्मली कमीशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अगर नॉर्मल कोर्स में कमीशन पे करते हैं किसी एजेंट को तो वो एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसको हम एक्सपेंस कमीशन अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट में या कमीशन एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है खर्च बन के। इस केस में कमीशन पेड लैंड की कॉस्ट में जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। कोई एसेट को प्रोक्योर करने का और उसको इस कंडीशन में लेके आने का जहां हम उसको यूज कर सकें, जितना भी खर्चा होता है उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। तो ये कमीशन नहीं पे करते तो हम लैंड खरीद ही नहीं सकते थे। तो लैंड की परचेज प्राइस के साथ ये कमीशन भी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। तो ये इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मल कोर्स में क्या होती? एक्सपेंस टू बैंक या कैश। एक्सपेंस को डेबिट करते, बैंक या कैश को क्रेडिट करते। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक या कैश जैसे भी हमने पेमेंट किया है
उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब ये लैंड की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो अगर हमने पहली वाली एंट्री कर दी है, उसको कमीशन अकाउंट में कमीशन पेड अकाउंट में डाल दिया है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो ये एरर इन प्रिंसिपल है। ओके। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये उल्टा एग्जांपल है, हमने मशीनरी के ऊपर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पैसे खर्च किए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मशीन का कॉस्ट नहीं है। ये मशीन को मेंटेन करने के लिए हर साल हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बन के जिस पीरियड में हुआ है उसी पीरियड में चला जाना चाहिए। अगर हम वो करने की जगह इसको मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दें, मतलब इसकी सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक या कैश, जैसे भी हमने पेमेंट किया है। ये सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इस पर्सन ने क्या किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जगह मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बैंक या कैश, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो गया। ये गलत है, दिस इज एरर इन प्रिंसिपल। ठीक है, ये एंट्री गलत है, ये एंट्री सही है। इसको रेक्टिफाई कैसे करना है आगे जाके पढ़ेंगे, पहले एरर्स पढ़ लेते हैं, एरर्स समझ लेते हैं। एरर्स इन प्रिंसिपल के बारे में और एक चीज समझिए, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, मतलब ट्रायल बैलेंस गलत तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होता एरर्स इन प्रिंसिपल के कारण। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, ये उसकी बैलेंस शीट है, उसके पास कैश है 5,000, मशीनरी है 25,000, कैपिटल है 20,000, लाइबिलिटी है 10,000। अगर हम इस पॉइंट पर इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं तो वो ऐसा दिखेगा, वही सेम बैलेंसेस हैं। अब सपोज इसने एक छोटा सा ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन क्या था, इसने 2,000 रुपए खर्च किए मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए, तो आइडियली इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। इसने एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करने की जगह वही मिस्टेक करी, इसने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय 2,000 और कैश को क्रेडिट कर दिया बाय 2,000, तो मशीनरी अकाउंट टू कैश। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कैश कम हो गया, 5,000 था पहले, अब 3,000 रह गया, और मशीनरी अकाउंट 25 था, अब 27,000 हो गया, बढ़ के 2,000 से बढ़ गया क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। पर ये गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको एक्सपेंडिचर को डेबिट करना था, मशीनरी को डेबिट कर दिया। नेवरदलेस गलती करने के बाद भी अगर वापस से हम ट्रायल बैलेंस बनाएं तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच करेगा? यस। कैश कम हो गया, मशीनरी बढ़ गया, ये गलत है, पर टोटल में कोई मिसमैच नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि हमने जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट किया। आगे जाके आप कुछ ऐसी एरर्स देखेंगे जिन एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस में मिसमैच हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते, तो दैट वी विल सी लेटर, बट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के कारण ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है।